ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व करता है। ये खांसी ज़ुकाम से लेकर आपका बॉडी एक्स, पेंस, थकावट वगैरह ऐसा हो सकता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, खासकर लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन, निमोनिया, यानी कि आप सांस लेना दुश्वारी हो जाएगी, डिफिकल्ट। हाल ही में HMPV एक नया वायरस हमें देखने को मिला, जिस वायरस के कुछ पेशेंट्स भी हमें देखने को मिले। क्या है ये वायरस, क्या वजूहात है, क्यों ये फैल रहा है, इस सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ मौजूद है प्रैक्टिशनर डॉक्टर जावेद इकबाल खान। इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या है ये वायरस, क्या ये कोविड से सिमिलर है और क्या वजूहात है और क्या सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, HMPV एक हाल ही में एक नया वायरस देखने को मिला, इससे पहले हमने कोरोना वायरस भी देखा, तो कितने टाइप के वायरस? बहुत सारे वायरसेस हैं, RNA वायरसेस हैं, DNA वायरसेस हैं। इसके अलावा आप देखेंगे खासकर सर्दियों में तकरीबन कुछ सिस्टमेटिक वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E जो प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस होता है, वह मम्प्स का वायरस आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरसेस हैं, एडिनो वायरसेस हैं। सिमिलरली आपको कोरोना वायरसेस का तजर्बा सबको है, नॉलेज है, आपके मीडिया के थ्रू तो बहुत लोगों को जानकारी है कि हमने कितनी थोड़ा सा कहीं नेग्लिजेंस हुई, लापरवाही हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हुए। कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई, निमोनिया हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया एंड कई डेथ्स हुई कोरोना वायरस से। एग्जैक्टली आपने ये जो ह्यूमन मेटानोमो वायरस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ मैं। एग्जैक्टली ये जो है वायरस, ये बिल्कुल एक खासकर विंटर्स में ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं जितने भी वायरसेस तकरीबन हैं, क्योंकि ये RNA वायरस है और ये म्यूटेट होता है, यानी कि शक्ल चेंज कर सकता है अंदर से। इसके बारे में जितना भी नॉलेज है, जैसे मैं आपको शेयर करूंगा, ये नीदरलैंड में 2001 में डिटेक्ट हुआ था। उससे पहले भी 60 ईयर्स पहले भी इस वायरस के बारे में जानकारी है। ये हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं ये वायरसेस। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते रहते हैं। तो ऑल्दो ये वायरस जो है ह्यूमन मेटानोमो वायरस, ये थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है, लेकिन ये खासकर छोटे बच्चों को और एल्डरली लोगों को, एल्डरली मीन्स 65 ईयर्स ऑफ एज से बाद के लोगों को ज़्यादा करते हैं। खासकर उन लोगों का ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन डिक्लाइन हो रहा होता है, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या इस तरीके से जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस और ये वायरस सिमिलर है? नहीं, बिल्कुल ये थोड़ा माइल्ड टाइप का है, लेकिन हमें इजी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवरलैपिंग सिंड्रोम, यानी कि एक वायरस हेपेटाइटिस का हो या इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है, और साथ में ये ह्यूमन मेटानोमो वायरस अगर इकट्ठे आके एक शख्स पे अटैक कर देंगे तो नेचुरली उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बैड होंगे। अगर आइसोलेटेड तरीके से देखेंगे तो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन हमें अपने गार्ड्स को स्ट्रांग रखना है, बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, ताकि एक सिस्टम बना के चलना है, ताकि देखना है किस वजह से ये वायरसेस स्प्रेड होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी पेशेंट में ये पाया जाएगा तो सबसे पहले क्या सिम्टम्स उसमें देखे जाएंगे? बिल्कुल, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व करता है। ये खांसी ज़ुकाम से लेकर आपका बॉडी एक्स, पेंस, थकावट वगैरह ऐसा हो सकता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, खासकर लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन, निमोनिया, यानी कि आप सांस लेना दुश्वारी हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वायरसेस अगर सुपर इम्पोज्ड विद अदर वायरसेस या बैक्टीरिया के हो जाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में पाया जाएगा, सबसे पहले उसको क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें आइसोलेशन पे रहना चाहिए। अपने आप के साथ भी सिंसियर रहो, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ सिंसियर रहो। अगर आपको खांसी ज़ुकाम है तो कोशिश ये करो कि आप अपने आप को आइसोलेट कर दो, क्योंकि सब लोगों को अब ट्रेनिंग हो चुकी है, कोरोना ने सबको सिखाया है। 14 दिन का विंडो पीरियड होता था या आइसोलेशन पीरियड होता था पर्टिकुलरली, तो अपने आप को आइसोलेट कर दो, अलग थलग रखो, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो। आप अगर किसी को टच करते हैं, हैंड शेक करते हैं, हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर्स आज भी यूज़ किए जाने चाहिए ताकि ये एक दूसरे से कंट्रैक्ट ना हो। सो दिस इज़ द ओनली सोर्स, ये कफ एंड रेस्पिरेशन। अगर कभी किसी को कफ आ रही है, खांसी आ रही है, तो बिल्कुल वो एटिक जो होते हैं, मतलब अपने आप को बचाना, दूसरे को कफ नहीं जाना चाहिए। एक स्नीज करने से बहुत सारे वायरसेस निकल सकते हैं। सो जब भी आपको कफ एंड कोल्ड ऐसा हो,
खासकर कफिंग के टाइम आप रुमाल या हैंड करचीफ आप यूज़ किया करो, टिश्यू पेपर यूज़ किया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस मौसम में अगर देखा जाए यहाँ पे वादी कश्मीर जब मौसमी सरमा आता है तो लोगों को कॉमन जुकाम खांसी देखने को मिलती है। क्या लगता है लोग के लिए क्या मैसेज है कि उनको भी आइसोलेट 10-15 दिन के लिए रहना चाहिए ताकि फैमिली में बाकियों को ऐसा ना हो देखने को मिले? बिल्कुल नॉन इन्फेक्टेड तो नहीं, जिनको सिम्टम्स हैं उनको डेफिनेटली अपने आप को, मैंने बोला, सिंसियर रहना चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। एक ये चूँकि ये हाईली कंटेजियस है, एक से दूसरे को लाग वाली बीमारियां हैं ये तकरीबन, आल्दो ये वाली बीमारी 3 days टू कम, 3 days टू स्टे, 3 days टू गो, 9-10 दिन तो वो लगा देंगे, लेकिन बाद में फिर भी खांसी बलगम आता रहेगा तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक भी, आपके इम्यूनिटी और डाउन होगी, बाकी इन्फेक्शन आ जाएंगे। सो बेहतर है प्रेफरेबली आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, अपने आप के साथ सिंसियर रहो, बाकी रिश्तेदारों के साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको बता दो आपके कोई भी सिम्टम्स है, निशानदेही करो, हाँ मुझे रनिंग नोज़ है, मुझे खांसी चल रही है, बिल्कुल गैप रखना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब सोशल मीडिया पे ये देखा गया कि 1-2 पेशेंट्स जो है उनमें ये पाया गया है तो लोग काफ़ी पैनिक देखने को मिले। लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी तो होनी चाहिए, पैनिक होने से तो हल नहीं होगा मसला। हाँ, बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो सच में जीत किस तरीके से होगी अगर ये प्रिकॉशंस अप्लाई करेंगे जो हमने बताया, जैसे आइसोलेशन रखना, दूसरों से गैप रखना, अननेसेसरली हैंड शेक, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर्स है, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो भी गई एग्जैक्टली उसको आइसोलेट कर लेना चाहिए, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना चाहिए। इसमें खासकर डाइट का बहुत अहम रोल है, वो डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, यानी कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं, प्रोटीन डाइट से एंटीबॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का बनता है। कार्बोहाइड्रेट डाइट से क्या होगा, जैसे ये चावल खाते हैं, बत्ता खाते हैं, रोटियां खाते हैं, उससे डिफेंस सिस्टम बॉडी का नहीं बनता है, वो एनर्जी देता है। सो वो डाइट खाना है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। हाइड्रेशन, विंटर में क्या डिहाइड्रेशन में ये बीमारियां ज़्यादा बिगड़ती हैं, जितना आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक रहेगा इतना आपका ईजी हो जाएगा। तो ये बीमारी अगर पाई जाएगी किसी पेशेंट में तो उसको सेल्फ मेडिकेशन लेनी चाहिए कि डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, बेसिकली वी आर प्राउड कि हमारे पास चेस्ट फिजिशियंस अवेलेबल होते हैं, लॉट ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारा एवन चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है। तो बेसिकली क्या है कि अपने फैमिली फिजिशियन से पहले डिस्कस कर लो, अगर आपको वो रेफ़र करते हैं उन लोगों के पास, उन डॉक्टर्स के पास, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स कहीं पैरास्टामॉल वगैरह अगर ज़रूरत पड़ेगी एक लिमिटेड सोर्स में वक्ती तौर पे लेना है, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जब तक आपका डॉक्टर आपको गाइड ना करे तो आपको सेल्फ मेडिकेशन से तो बहुत खतरात होते हैं। एवन सिंगल टेबलेट पैरास्टामॉल अगर अननेसेसरली खाएगा, ऑलरेडी लीवर डैमेज हुआ है किसी का तो उसको लीवर फेलियर में चला जाएगा। सो कुछ डोजेस होते हैं, कोई रिकमेंडेशन होती हैं, किस एज में कितना पैरास्टामॉल का डोज है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आपका सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की जो कम्युनिटी है, आज का जो दौर है, देखिए ना आपके मीडिया के थ्रू कितनी जानकारियाँ जा रही हैं। एक वक्त था जो वो लोग थे जिनको पता ही नहीं होता था, तो वी शुड सल्यूट दिस मीडिया पीपल, मीडिया लोगों को आपका सल्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ही की वजह से बहुत प्रोपोगेट होता है, मैसेजें जाती हैं। आपको भी बिल्कुल आप ही की वजह से हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, यस, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ जितने भी अपने डॉक्टर्स को, कम्युनिटी है, कोई भी है, उनको स्पीक आउट करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। वी शुड लर्न, इंटरेक्ट, डिस्कस। ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे ये ह्यूमन वायरस जो है ना, इसके बारे में तो रिसेंटली हमने भी बुक्स पढ़ी, हमने कुछ इंटरनेट पे स्टडियाँ की, तो तभी तो हमें मालूमात बढ़ती गई। हाँ, ये है ना? क्या है, कौन तो सा इसलिए वायरस है? पब्लिक में भी जो हम बोलते हैं उनको अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे, उम्मीद है ये डिजीज़ फ्री सोसाइटी रहेगी। विंटर अच्छे रहेंगे और ऑल द बेस्ट फॉर द कम्युनिटी एंड यू पीपल।